अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआशी कारकर्दगी और गवर्नेंस की वजह से तनकीद की जद में थी ही, मगर अब अपोजिशन एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। वही बयानिया जो तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाया। अब तहरीक इंसाफ को खुद उसका सामना है करप्शन का बयानिया। की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। यू कांट स्पेल करप्शन विदाउट द वर्ड्स पीटीआई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जब बाकी हुकूमतें थे आप लोग थकते नहीं थे हमें सुनाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। पीटीआई का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है। सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम, नैब खामोश है। सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है ब्रिटिश सिटीजन है, पैनामा का केसेस है। नैब का पेस सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है। पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए में इतना करप्शन कि उन्होंने पीआईए को बिठा दिया है। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डीसी, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहाँ जाता है। मिलियन ट्री सुनामी में करप्शन, मालम जब्बा में करप्शन। केपीके ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया। इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन। मीडिया चुप, नैब चुप, इलेक्शन कमीशन इस पर डेट पर दे कि ये तो कोई सो मोटो नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। हम करप्ट है ये फरिश्ते। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता। केपीके आज तक उनका बीआरटी का सिलसिला, जिससे खान का किचन चलता है, जिससे पीटीआई का इलेक्शन कैंपेन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अगर जैसे नैब चेयरमैन कहता है कि बीआरटी पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटाओ। ये क्या बात है? कैसे दो निजाम है एक पाकिस्तान में? सिंध का वजीर आला हर दूसरा हफ्ता चक्कर पेशी भुगता है नैब का, वो भी इस्लामाबाद में। बीआरटी पे स्टे हटाओ, नैब का केस चलाओ और पकड़े जिसने करप्शन किया है केपीके के अवाम का पैसा के साथ। आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। सिर्फ यही नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवाल उठाया कि अलीमा खान सिलाई मशीन से बैरून मुल्क जायदादें खरीदती हैं, जहां गिर तरीन पर आती है तो वो बैरून मुल्क कैसे चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के अहम मंसूबों से मुताल्लिक करप्शन की बात की। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि वो बीआरटी के ऊपर से स्टे ऑर्डर हटाएं। अहम बात यह है कि खुद चेयरमैन नैब के मुताबिक बीआरटी केस में रेफरेंस तैयार है, मगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक बड़े अरसे से बीआरटी से मुताल्लिक तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जुलाई 2018 को पिशावर हाई कोर्ट ने नैब को बीआरटी मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया था और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। स्टे ऑर्डर ले लिया गया और अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया। इसलिए बार बार सवाल उठता है कि कोई और अगर स्टे ऑर्डर ले तो तहरीक इंसाफ सवाल करती है, वज़ीर आज़म सवाल करते हैं कि तहकीकात के खिलाफ कौन स्टे ऑर्डर लेता है, मगर पिशावर बीआरटी के खिलाफ तहकीकात हो इस पर क्यों तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। वकला सवाल उठा रहे हैं कि कोई और स्टे ऑर्डर ले तो फौरी तौर पर या किसी की जमानत का मामला हो तो नैब फौरी तौर पर कोर्ट जाता है, स्टे ऑर्डर वेकेट कराने की कोशिश करता है, जमानत मंसूख कराने की कोशिश करता है। इस केस में नैब ने वो क्यों नहीं किया? ये सवालात हमारे इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ वकला उठा चुके हैं। इसी तरह दिसंबर 2019 को पिशावर हाई कोर्ट ने FIA को बीआरटी पिशावर की तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब तक तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालम जब्बा केस का भी हवाला दिया, जबकि मालम जब्बा केस के हवाले से भी चेयरमैन नैब ने दावा किया था कि इस केस में भी रेफरेंस तैयार है, मगर मामला अदालत में है। बाद में जब हमने मार्च में तर्जुमान नैब से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा था कि मालम जब्बा का केस अभी ज़ेरे तफ्तीश है, उसे नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में पेश कर दिया जाएगा और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो भी फैसला होगा उससे सबको आगाह कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में चेयरमैन नैब ने कहा था कि रेफरेंस तैयार है। उसके बाद नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 6 मीटिंग्स, मगर अब तक मालम जब्बा केस के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है। आज हमने नैब तर्जुमान से पूछा कि चेयरमैन नैब ने कहा था कि रेफरेंस तैयार है, तो अब मालम जब्बा केस कहां खड़ा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने
एक और केस से मुताल्लिक बात की और वो केस के इलेक्ट्रिक के मालिक अबराज ग्रुप के हवाले से है, जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए। पीटीआई का अपना, FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM इमरान खान अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर रहे हैं। इनके इतने अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, और आपका गैस चोरी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में है। आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। इस पे कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं, इसलिए अबराज तो इमरान का फ्रंटमैन है। बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था, खुद मानता था कि मैं इमरान खान को फंड करता हूं। जब ब्रिटेन में, UK में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज मजीद कहना था कि उन्होंने वजीर आजम को 2 चैलेंज दिए, मगर वो सामना नहीं कर सके, इसलिए एक नया चैलेंज देता हूं। 1,987,000 सेकंड्स हो चुके हैं, 33,120 मिनट्स हो चुके हैं, 552 आवर्स हो चुके हैं, 23 डेज हो चुके हैं, 3 वीक्स एंड 2 डेज भी हो चुके हैं। लेकिन आज तक जो मेरा चैलेंज था कि NICVD के मुकाबले में एक हुकूमत का हॉस्पिटल बताए जो PTI ने पिछले सालों में खुद बनाया हो, एक भी आज तक इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते हैं, भाग रहे हैं। एक नाम ले, समझ, एक ही कहा ना, नेशनल असेंबली के फ्लो पे मैंने चैलेंज किया था वजीर आजम को कि डिबेट में या पार्लियामान में या TV पे हमारा डिबेट का चैलेंज कबूल करे, आमने सामने आए, हम आपको डिबेट करने को तैयार है। उससे भी डर गया, उससे भी हमारा वजीर आजम बुज़दिल फेस करने को तैयार नहीं। अगर वहाँ वो डरता है, शौक है TV का, तो TV पे करने को तैयार, मगर PTI की हुकूमत इस चैलेंज से भी भाग रहा है। मैं चैलेंज देता हूँ PTI की हुकूमत को, पंजाब हो या KP, आपका पर कैपिटा टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को तो लेकर आए। पिछला चैलेंज से भागा, पहले चैलेंज से भागा, आज का चैलेंज से तो नहीं भागे, और हमारा सिंध का पर कैपिटा टेस्टिंग जो पाकिस्तान के हर सूबा से आगे है, उसका जरा मुकाबला करके दिखाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुराद सईद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दिया। उन्होंने बात की कोरोना के ऊपर। दुख ये है कि पहले दिन से ये कह रहे थे कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ये सिंध हुकूमत थी और यही फरजंद जरदारी था जिन्होंने कहा कि कोई भूख से नहीं मरता, लेकिन आज ऑक्सफाम की रिपोर्ट आके ये कहती है कि भूख से ज्यादा लोग मरेंगे बनिस्बत कोरोना से जो अमवात होगी। स्मार्ट लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने शोर मचाया। आज दुनिया कह रही है कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन ही वाहिद हल है, तो ये मॉडल भी सक्सेसफुल रहा, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। फरजंद जरदारी करप्शन की बात कर रहा था। ऑडिटर जनरल की जो पहले साल की रिपोर्ट थी, मौसूफ ने घुमा फिरा के बात करने की कोशिश तो की। 98% इर्रेगुलरिटीज में कमी आ चुकी है। 98% इनके आखिरी साल का अगर आप देखें तो उसमें कमी आ चुकी है। ये इमरान खान की हुकूमत है। तो मैं कौम के सामने एक दफा फिर चैलेंज करता हूं कि पार्लियामेंट में बहस करनी है, इशू आपकी मर्जी का होगा, किसी भी इशू टॉपिक आपकी मर्जी का होगा, पार्लियामेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब आप बात करें, गुजारिश इतनी सी है कि 9 तो 11 ना हो। अगर मीडिया के सामने बात करनी है तो मैंने आपको यह भी दावत दी थी कि अंपायर भी आपकी मर्जी का, किसी जगह पे डिबेट करनी हो तो डिबेट कर लेते हैं। इसके अलावा वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरी हुई जबान इस्तेमाल की। वजीर आज़म इमरान खान और उनकी हमशीरा के बारे में बातें उनको जेब नहीं देती। वजीर आज़म की बहन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनका मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो के पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को 10 बार सोचना चाहिए था। बिलावल भुट्टो इन बातों के बजाय अपने और ख़ानदान पर उठाए गए सवालात के जवाब दें।
हमने तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को और वुज़रा को आज उन सवालों के हवाले से जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से मुख्तलिफ हुकूमती मंसूबों पर उठाए गए हैं और नैब की तहकीकात उन पर क्यों नहीं हो रही हैं, उस हवाले से उठाए गए हैं, दावत दी, मगर कोई भी प्रोग्राम में नहीं आया इन बातों के जवाब देने के लिए। और अब तहरीक इंसाफ के हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस तहरीक इंसाफ इस तरीके से आगे लेकर चल सकती है। वफाकी हुकूमत के हवाले से तो खुद वज़ीर आज़म का बयान सामने आया कि उन्होंने अपने वुज़रा को 6 महीने दिए हैं कि हमें अपनी 6 महीने में कारकर्दगी बेहतर करनी है। अब खासतौर पर पंजाब में गवर्नेंस मुसलसल तनकीद की जद में है। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी और खुद हुकूमती अराकीन को भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से शिकायत है और मुसलसल तब्दीली की बातें होती रही हैं। अब सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने BBC के लिए एक कॉलम लिखा है। एक कॉलम उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने का एक सूख्त दायरा है। फिर एक कॉलम उन्होंने पंजाब हुकूमत के हवाले से लिखा जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पंजाब में मुतबादिल पर संजीदा गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के अंदर से अलीम खान, असलम इकबाल, इसके अलावा हाशिम जमा बख्त और मोहसिन लगारी उस्मान बुज़दार के मुतबादिल हो सकते हैं, लेकिन गुजरात के चौधरियों के हवाले से अभी तक इबहाम है। सुहेल राइस लिखते हैं कि चौधरियों के इस दावे में वजन है कि उन्होंने पंजाब को बेहतर तौर पर चलाकर दिखा दिया था और अगर उन्हें दोबारा मौका दिया गया तो वो इससे भी बेहतर तौर पर चला सकते हैं। मगर इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने की मुखालफत करेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ की है। ऐसे में इत्तेहादी काबली को पंजाब में इक़्तिदार देने का मतलब तहरीक इंसाफ की छुट्टी होगी। दूसरी तरफ गुजरात के चौधरी समझते हैं कि नून लीग की सियासत का मुकाबला उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक गुजरात के चौधरियों और इमरान खान में इस हवाले से शदीद कशीदगी पैदा हो सकती है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के अंदर से 4 मुतबादिल नामों का मामला उस वक्त सामने आया है जब पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला की काबिलियत और अहलियत के हवाले से हुक्मरान पार्टी के ख्वाब मुकम्मल तौर पर बिखरते हुए नजर आए हैं। कॉलम के मुताबिक दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से अलीम खान बार बार मुलाकातें कर रहे हैं और नैब मुकदमात के दौरान इमरान खान और उनके दरमियान पैदा होने वाले खला को तेज़ी से भर रहे हैं। अब मुतबादिल की बातें हो रही हैं, मगर माजी में जब भी उस्मान बुज़दार पर तनकीद हुई तो वज़ीर आज़म ने उनकी हिमायत की और वो बार बार कहते रहे कि उस्मान बुज़दार ही तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला होंगे। वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते रहे। सब तनकीद कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद होती, मगर वज़ीर आज़म दिफा करते, प्रोटोकॉल नहीं लेते, सादा आदमी हैं, करप्ट नहीं हैं, ये सब कहकर वज़ीर आज़म इमरान खान उनका दिफा करते रहे। सवाल उठता रहा कि करप्ट नहीं हैं तो क्या कॉम्पिटेंट हैं और कॉम्पिटेंस के बगैर क्या चल सकता है सूबा, मगर वज़ीर आज़म उनका दिफा करते रहे। मगर अब मुतबादिल की बातें हो रही हैं। हम बात करेंगे सीनियर साहब तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब से। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब आपने कॉलम लिखा है। वड़ाई साहब ये जो ग्रुपिंग और कैंपेनिंग है पहले भी सब कर रहे थे। अलीम खान ज़ाहिर है वज़ीर आला बनना चाहते थे, दूसरे लोग वज़ीर आला बनना चाहते थे और चाहते हैं, मगर अगर कोई खड़ा था उस्मान बुज़दार साहब के साथ तो वज़ीर आज़म इमरान खान थे और वो कहते थे कि ये डिलीवर करेंगे, ये वसीम अकरम साबित होंगे। क्या फाइनली खुद वज़ीर आज़म को भी एहसास हो गया है कि उस्मान बुज़दार से पंजाब नहीं चल सकता और उन्हें बदलना पड़ेगा? जी, मेरा ये ख्याल है कि पहली दफा खान साहब के कैंप में भी ये रियलाइजेशन है कि विद दिस सेटअप इन पंजाब वो उनके लिए कोई अच्छे मामलात नहीं रहेंगे। नाउ दे वांट टू डिलीवर और खुद उन्होंने 6 महीने का ये टारगेट सेट किया हुआ है कि इसमें हमने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, हमने डिलीवरी की तरफ जाना है और वहाँ पे भी ये कैंप जो है ये मौजूद है कि इस सेटअप के साथ पंजाब में शायद वो डिलीवरी नहीं हो सकती। अच्छा, मगर उस्मान बुज़दार को बदलने के लिए अब इत्तेहादी भी इतनी आसानी से मान जाएंगे जितनी आसानी से उस्मान बुज़दार साहब लगे थे? कोई और भी वज़ीर आला लग जाएगा? खुद MPs अपने तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज़ नहीं होंगे? जो इंडिपेंडेंट्स आए थे जिनसे वादे किए गए होंगे नहीं मिला होगा, ये आसानी से हो जाएगी, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी? जी, मेरा ख्याल है कि कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते के सारे जो एक सफ़े पर हों, सारी जितनी फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस, तो फिर मेरा ख्याल है कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर डिफरेंट पेजेस पे हुए तो फिर यस यू आर राइट, फिर शायद ये तब्दीली मुमकिन ना हो। लेकिन मेरी इतला और मेरा तज्जिया दोनों ये है कि सब एक पेज पर होंगे जब पंजाब में तब्दीली आएगी। मतलब मगर सिर्फ पंजाब हुकूमत की कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं उठा है,
वफाकी हुकूमत की कॉम्पिटेंस भी सवाल उठने लगा। वज़ीर आज़म ने खुद खबर आई और ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने भी कहा कि 6 महीने का टाइम उन्होंने दिया है अपनी काबीना को कि 6 महीने बहुत ज़्यादा लाजमी है इसमें डिलीवर करना, यानी उनको खुद भी एहसास है। फिर आपने भी लिखा कि एक सुर्ख दायरा है 6 महीने का, फिर तर्जुमानों से काम नहीं चलेगा, तर्जुमान कितनी भी बातें कर लें। मगर पिछले 2-3 दिन में नज़र आ रहा है जैसे तर्जुमान ही ज़्यादा एक्टिव हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाना, ये दिखाना कि कितनी ज़बरदस्त कारकर्दगी वज़ीर आज़म की रही है, वज़ीर आज़म ऑफिस से ये बातें सामने आ रही हैं। तो आपको लगता है कि अगले 6 महीने सिर्फ खुद वफाकी हुकूमत के लिए भी ये साबित करने के लिए बड़े लाजमी है कि भाई वज़ीर आज़म की काबीना भी कितनी कॉम्पिटेंट है, मसला सिर्फ उस्मान बुज़दार का नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये तो मेरा कहना नहीं है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद काबीना में, और जिसकी कई वज़ीरों ने तस्दीक की है टीवी पर, ये कहा है कि ये 6 महीने बड़े क्रूशल है। इनके गिर्द उन्होंने सुर्ख दायरा तो नहीं किया, कहा सुर्ख दायरा मैंने लगाया है कि इसमें उन्हें कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो कारकर्दगी अब नहीं दिखाते और उनके ऊपर जो सवालात हैं वो बंद नहीं होते, तो फिर ऐसा नहीं होता कि रियासत नीचे से नीचे जाती जाए, मईशत नीचे से नीचे जाती जाए, कारकर्दगी हो ना और फिर भी आपकी हुकूमत की बल्ले बल्ले होती रहे। ऐसा नहीं होगा। फिर कोई ना कोई, जैसे मैं पहले गुजारिश करता हूँ कि कोई ना कोई तब्दीली का फिर रास्ता निकल आता है, अल्टरनेट डेवलप हो जाते हैं और रास्ते निकल आते हैं, एहतजाज शुरू हो जाता है। तो ये सारे रास्ते खुले हैं और अल्टरनेट भी जो ये कहा जाता है कि जी मेरा मुतबादल कौन होगा या -1 हो गया तो फिर भी वही पॉलिसियां चलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी दुनिया में कोई मियां नवाज शरीफ जब थे और उनके बाद शायद खाकान अब्बासी आए तो वो पॉलिसियां नहीं चली, और इसी तरह जब ज़फ़रुल्लाह जमाली गए और शौकत अजीज आए तो वो पॉलिसियां नहीं चली, हालांकि उन्हीं जमातों की हुकूमत रही। तो अब भी अगर PTI की भी हुकूमत रही और कोई नया वज़ीर आज़म आया तो आप देखेंगे कि पॉलिसियां भी तब्दील होंगी और शायद गवर्नेंस के अंदर भी तब्दीली आएगी। सब मगर जैसा कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि माइनस इमरान खान इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ से भी बड़े हैं, और ये बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने ही खड़ा किया है। अगर इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती है तो वो इमरान खान की वजह से ही जीती है, और इमरान खान को माइनस करना जमहूरियत के लिए कोई एक अच्छी खबर नहीं होगी कतई तौर पर, जो पाकिस्तान का माजी रहा है। तो अगर वो है ही तहरीक इंसाफ से बड़े बकौल फवाद चौधरी, तो माइनस कैसे हो सकते हैं? देखिए शाहजेब साहब, मैं तो तारीख का एक अदना तालिब इल्म हूँ। भुट्टो से बड़ा कौन था? पीपल्स पार्टी से भी बड़े थे, बाद लोग तो कहते हैं वो मुल्क से भी बड़े थे, लेकिन कोई मुल्क से बड़ा, कोई अपनी पार्टी से बड़ा नहीं होता। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब चले गए तो मोहम्मद खान जुनेजा जैसा नामालूम शख्स को ला के वज़ारत उज़्मा पे बिठा दिया गया। तो इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आप परफॉर्मेंस ना दिखाएं, आपके ऊपर कल को कोई नए इल्जामात लग जाए, करप्शन का इल्जाम ना लगे, कोई और लग जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा नागुज़ीर है या उसको हटाना नामुमकिन है। पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में ये कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई नागुज़ीर हो जाए, कोई -1 करना मुश्किल हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी असल बात है कि हाँ, परफॉर्मेंस दिखाएं, अच्छी गवर्नेंस दिखाएं, आवाम को खुश रखें, तो फिर उन्हें कोई नहीं हटा सकता। फिर क्यों कोई हटाएगा उनको? सवाल तो तभी उठ रहे हैं कि मईशत नीचे जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं ना। अगर इनको ठीक कर लें तो सारे सवाल बंद हो जाएंगे। साहब, यानी स्टेटस को के साथ अब नहीं चला जा सकता। पंजाब में भी, मरकज़ में भी, मरकज़ में कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ेगी और पंजाब में शायद वज़ीर आला बदलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हर वो क्वार्टर जो कि पाकिस्तान की सियासत पर फ़र्क डाल सकता है, उसे भी इस बात का इदराक हो गया है। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। या तो देखें ना, ये ड्रास्टिकली चेंज कर लें अपने वेज एंड मीन्स, और इसीलिए शायद पहले पंजाब में तब्दीली आएगी और पंजाब में तब्दीली से देखा जाएगा कि किस हद तक गवर्नेंस और डिलीवरेंस हुई है। और अगर पंजाब में तब्दीली के बाद भी यही मामला रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गवर्नेंस के साथ 5 साल पूरे किए जा सकते हैं। मुझे बड़े शदीद इस बारे में शुबहात और तफलात हैं।
मतलब मगर ऑपोजिशन ना तो मूड में है, ना ही ऑपोजिशन की इस वक्त इस्तात नज़र आती है इस हुकूमत को गिराने की। तो ये जो बात है कि जी अगर इस तरह चलते रहे तो नहीं चलेंगे, तो इनके अलावा होगा कौन और इनको गिराएगा कौन? नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, वो ना वापस आ रहे हैं, ना उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कोई अपडेट दे रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा खामोश हैं। शहबाज शरीफ जितने लीडर ऑफ द अपोजिशन हो सकते हैं वो उतने ही हैं जितनी उनसे तवक्को की जा सकती है। तो कौन करेगा ये? क्या मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल मिल भी लें तो ये कुछ क्या कर सकते हैं? हुकूमत का क्या बिगाड़ सकते हैं? ये दुरुस्त है कि अभी अपोजिशन कोई ऐसी सूरत पे नजर नहीं आती कि हुकूमत को कारगर तरीके से हटा सके। लेकिन शाहजेब साहब, मैं नवाबजादा नसरुल्लाह खान से सुनता रहा हूँ कि उनके यहाँ जब वो इत्तेहाद बनाते थे ना, तो एक दो पार्टियां होती थी, बाकी छोटे छोटे नाम होते थे। तो हम उस हंसते हुए उनसे पूछते थे, नवाज साहब ये क्यों आपने शामिल कर लिया? उन्होंने कहा जब हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई होती है तो उसमें पत्थर भी फेंके जाते हैं, कंकरियां भी फेंकी जाती हैं और बाज़ औक़ात मट्टी भी फेंकी पड़ जाती है। तो बात ये होती है कि जब हुकूमत के लोग खिलाफ हो जाएंगे, जब लोग उठ जाएंगे, जब हुकूमत की पॉलिसियां जो है उनके से अदम इत्मीनान हो जाएगा, तो फिर यही कमजोर अपोजिशन आपको बड़ी लगने लग जाएगी। फिर यही कमजोर अपोजिशन जो है आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इससे ऐसा कोई मजबूत नहीं है। ये परसेप्शंस की बात होती है। वोट तो तकरीबन नून ने भी काफी लिए हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी इसमें अक्सरियत ली हुई है। तो वोटों की बात नहीं है ना, आवाम में मकबूलियत की बात है। ये होता है तासुर। तो जब ये अपोजिशन का ये तासुर आएगा, आप देखेंगे टोटली इस अपोजिशन के बारे में सोच ही बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में उन्हें तब्दीली नज़र आ रही है। मरकज़ में भी उनका ख्याल है कि 6 माह के अंदर चीज़ें बेहतर करना होगी, गवर्नेंस को, कारकर्दगी को बेहतर करना होगा। अपोजिशन ने अब करप्शन के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। जो बयानियाँ तहरीक इंसाफ बनाती थी वो अब अपोजिशन बना रही है। साथ ही लियारी गैंग वॉर के हवाले से पीपल्स पार्टी के खिलाफ अली जैदी साहब आए थे और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने वो सारे जवाब देने हैं जो कि आज तक पैदा होते रहे हैं, मगर खुद तहरीक इंसाफ के लिए सवाल पैदा हो गए हैं। लियारी गैंग वॉर का सबसे अहम किरदार उज़ैर बलोच आज अदालत में अपने बयान हल्फी से ही मुकर गया। वो बयान जिसमें उसने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए थे, उस बयान से ही पीछे हट गया। कराची जेल में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत हुई। उज़ैर बलोच को अदालत में पेश किया गया। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान को केस का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने मुल्ज़िम से पूछा कि क्या हम आपके एतराफ़ी बयान की कॉपी को इस केस का हिस्सा बना दें। मुल्ज़िम उज़ैर बलोच ने अदालत में कहा कि इसका कोई एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जिस पर जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है और उस पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। कल को इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे कि कोई ट्रायल नहीं हुआ। केस की समाअत के दौरान अदालत ने लंदन में मुकीम मुल्जिम हबीब जान को इश्तिहारी करार दे दिया। उसके अलावा अदालत ने गैंग वॉर के दीगर अहम कारिंदों को भी इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने 25 जुलाई को पुलिस मुकाबले में मारे गए बाबा लाडला से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली और आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। उज़ैर बलोच आज अपने बयान हल्फी से मुकर गया। हालांकि जब जनवरी 2016 में मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद तकरीबन 1.25 साल के बाद 4 अप्रैल 2017 को ये बयान हल्फी उस वक्त सामने आया जब रेंजर्स एहलकारों के कत्ल के केस में रेंजर्स ने यह बयान हल्फी जमा कराया और इस बयान हल्फी में 1 साल पहले यानी 27 अप्रैल 2016 की तारीख दर्ज थी। यानी बयान हल्फी पर लिखी गई तारीख के मुताबिक उसे 1 साल पहले मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। फिर ये बयान हल्फी हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया था और इस बयान हल्फी में जो बातें हैं उसमें से ज़्यादातर बातें उस JIT का हिस्सा हैं जो अली जैदी सामने लाए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि JIT का खेल खुद तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया है। JIT का गेम जो ये खेल रहे हैं ये अब उनके ही गला पे पड़ गया है और जिन लोगों का वो ही जिक्र कर रहे थे आप उनके ही बयानात निकाले कि आज वो क्या कहते हैं, किस जमात के साथ खड़े हैं। आज से नहीं, 2014 से नहीं मगर 2011 से लेके आज तक किसको सपोर्ट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर अली जैदी 2017 से उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानेह बल्दिया टाउन फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा करते आए हैं, मगर जब सिंध हुकूमत ये रिपोर्ट सामने लाई तो अली जैदी ने उसे नामुकम्मल करार दे दिया और फिर खुद एक और JIT ले आए। मगर इस JIT में पीपल्स पार्टी पर ही नहीं, खुद उनके अपने इत्तेहादी जुल्फिकार मिर्जा पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जो इल्ज़ामात लगे हैं
वो संगीन है। जो सवालात उठ रहे हैं वो सवालात हम इस प्लेटफॉर्म से बार बार उठाते रहे हैं और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जिम्मा नहीं है, क्योंकि बात रिकॉर्ड पर है कि जब उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए उन्होंने उज़ैर बलोच से वफादारी का हल्फ लिया। 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत उज़ैर बलोच के इशाइये में भी गई। इस सब की वीडियोज़ मौजूद हैं और सबसे पहले अगस्त 2015 में इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम इन्हें मंजर आम पर लेकर आए थे, मगर अली जैदी की JIT और ट्वीट्स ने खुद तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है और अब तहरीक इंसाफ दिफाई पोजीशन में आ गई है। अली जैदी की JIT में सबसे ज़्यादा जिक्र जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के किरदार का है, मगर हमारे प्रोग्राम में भी अली जैदी ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हीरो करार दे दिया। मेरी नज़र में तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बड़े हीरो हैं, क्योंकि एट द टॉप ऑफ हिज पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। अली जैदी ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का दिफा किया, मर्द हुर कहा और कहा कि उन्होंने 2011 में हुकूमत छोड़ दी थी, मगर खुद साबिक वज़ीर दाखिला सेन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 2015 में हुकूमत छोड़ने के 4 साल बाद हमारे प्रोग्राम में कहा कि लियारी में उन्होंने जो कुछ किया खुद किया, किसी के कहने पर नहीं किया। ये जो सब कुछ हुआ उस जमाने में, जाहिर है उज़ैर बलोच ग्रुप का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, उसके बाद बड़ा इक्वल किस्म का कंपटीशन देना दूसरी सियासी जमातों को कराची में, ये सब अगर आप कर रहे थे तो किसी के कहने पर कर रहे थे पार्टी की आदत में, या खुद कर रहे थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब? मैं खुद कर रहा था, मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा था। इतनी गैरत और इज्जत और मेरे में जो है हिम्मत थी, जो कराची में हो रहा था इतने साल से बोरीबंद लाशें, वो तो किसी ने नहीं रुकवाई। मैं बोल चुका था, आपको याद होगा मेरी तकरीर जो मैंने चैम्बर में की थी, मैंने कहा डरो उस दिन से जिस दिन टिट फॉर टैट होगा। याद है आपको? टिट फॉर टैट करना चाहिए एक इंटीरियर मिनिस्टर को, वजीर दाखिला को, या फिर मुजरिमों को पकड़ना चाहिए? सर आपने टिट फॉर टैट किया, उसके बाद दोनों तरफ से ज्यादा ही बंदे मारे गए ना, फायदा क्या हुआ मिर्ज़ा साहब? देखें, जब गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो, करप्ट हो, तो लोगों को हम छोड़ देंगे मारे? बदमाश मार दे, क्रिमिनल मार दे, मर्डरर्स मार दे उनको। सर पकड़ते ना पुलिस के जरिए मिर्ज़ा साहब, किसी दूसरे ग्रुप को असला देके और ज्यादा हालात खराब करना तो नहीं था ना सर? पकड़ते कोई चल के अगर मेरे घर आएगा, मेरी इज्जत आबरू लूटने के लिए, मेरी जान लेने के लिए, मैं आई विल नॉट केयर। मैं एक बंदा नहीं, मैं 100 बंदे मारने के लिए तैयार हूं और मैं मारूंगा। सिर्फ यही नहीं, जो JIT अली जैदी सामने लाए थे उसमें लिखा था कि 2012 में MQM समेत तहरीक इंसाफ और नून लीग ने उज़ैर बलोच को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की पेशकश की। ये बात हमने वफाकी वजीर अली जैदी से अपने प्रोग्राम में पूछी तो उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें भी JIT ही से पता चली। आपकी JIT सफ़र नंबर 16 पर कहती है कि 2012 में जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा छोड़ गए थे उसके बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो MQM ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने सब ने हमसे कांटेक्ट किए कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, मगर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मैसेजेस भेजे यूसुफ बलोच के ज़रिए कि पीपल्स पार्टी मत छोड़ना, और फिर 500 वैकेंसीज ग्रेड 1 से ग्रेड 14 तक की सिंध गवर्नमेंट में लियारी के लोगों के लिए दी गई। तो मतलब उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच कर रही थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो? आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच? मैंने ये पहली दफा JIT में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये JIT दुरुस्त है, एक एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? नहीं तो पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से नहीं पूछ सकते, अपनी पार्टी से तो पूछ लें। हुकूमत में था ना, मैं सिंध हुकूमत में हूँ। आप मुझे ऐसे आप कर रहे हैं कि मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है सच बोल के। फिर उसके बाद अली जैदी ने 10 जुलाई यानी जुमे को एक ट्वीट किया कि कल सुबह एक धमाका खेज वीडियो ट्वीट करूंगा, एक बार फिर से आसिफ जरदारी और उनके मुजरिमों के गिरोह बेनकाब होंगे। उसके बाद अगले दिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान के एक इंटरव्यू का क्लिप अपलोड किया, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए थे। अली जैदी ने जिस हबीब जान का क्लिप अपलोड किया, उस हबीब जान ने अली जैदी और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगा दिए और कहा कि अमन कमेटी ने तहरीक इंसाफ के जलसे में अपने कारकुनों को भेजा और इमरान खान ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात भी की। इमरान खान कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे, कराची में ये जलसा नहीं कर सकते थे। फैसल वाड़ा से मैं पूछना चाहूँगा कि क्लिफ्टन का पहला जलसा आपने कैसे किया था, बताया ना लोगों को। अली जैदी से भी मैं पूछना चाहूँगा, तो लियारी और मलिक PTI की बैकबोन था, वो तो बाद के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट करके MNA MP बनाया, हमने MNA तो नहीं बनाए, लेकिन ये कि हमने उनको पहला ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था लियारी की सूरत में। राबिया ज़िया UK की प्रेसिडेंट मलिक खान साहब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात करना चाह रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात हुई, तय हुआ कि हम सपोर्ट करेंगे।
इनके पहले जलसे में उज़ैर जान बलोच ने 40 या 25 सुजुकियाँ भेजी हैं, तो हमने फिर सपोर्ट की। यहाँ तक कि हमने तो लाड़काना के जलसे में भी लोग भेजे। नईम उल हक उस ज़माने में सिंध को लीड करते थे। नईम उल हक मरहूम हमारा ब्रिज थे राब्ते का, और बातें बहुत आगे तक चली गई थी। मैं तो PTI का बंदा था और अब भी समझे हूँ। हमने तो इमरान को सपोर्ट की थी कि जनाब करप्शन के एजेंडे पे हम आपके साथ हैं। हबीब जान ने तहरीक इंसाफ पर भी संगीन इल्जामात लगा दिए। हमने आज अली जैदी को इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में दावत दी, वो नहीं आए। मगर गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इन इल्जामात का उन्हें दिफा करना पड़ा और कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी दहशतगर्दों से मदद नहीं मांगी। ना हबीब से मेरी कभी मुलाकात हुई, ना फ़ोन पे बात हुई, ना उज़ैर बलोच से मैं कभी बिलमुशाफा मिला, ना मेरी कोई इससे मुलाकात हुई। हमने कभी ज़िंदगी में किसी टेररिस्ट से, किसी गुंडे से, किसी ऐसे शख्स से जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो जिसके ऊपर टेररिज्म का, टेररिस्ट को छोड़ें, जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा हो टेररिज्म का, उससे कभी मदद हासिल नहीं की। डोंट यू नो इमरान खान? आपका ख्याल है कि इमरान खान ने टास्क दिया होगा कि जाके उज़ैर बलोच से मदद ले लो कराची के लिए? यार कमाल हो गया शहजाद। मतलब मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इनकी इस बात के ऊपर हम आज प्रोग्राम भी कर रहे हैं एक बैठ के। तो इस चीज़ पे हैरानी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन आप टेररिज्म या टेररिस्ट सपोर्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमारी स्ट्रगल ही सारी ये रही है। अब हबीब जान ने इमरान इस्माइल साहब पर तो कोई ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर तहरीक इंसाफ के हवाले से और इमरान खान के हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ोन पे बात जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से लंदन में किस तरीके से कराई गई, और ख़ुद अली जैदी की रिलीज़ की गई JIT जिसे वो सच मानकर पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ पेश करते रहे। ये इल्ज़ाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ ने भी रब्ता किया उज़ैर बलोच से, नून लीग और MQM के साथ साथ। खुद हबीब जान की वीडियो को उन्होंने धमाका खेज सबूत कहकर पेश किया अली जैदी ने कि आसिफ जरदारी और साथियों को बेनकाब कर देगी ये वीडियो। अब हबीब जान उस ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वही हबीब जान 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था, क्योंकि गवर्नर साहब कह रहे थे कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ मदद मांगे, तो जब 2014 में धरना हुआ, PTV पर हमला हुआ, उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें MQM से मदद लेने की बात की गई थी। वही MQM जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन थे, और 2013 के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने MQM पर लगाया था। 3 तलवार पर धरना दिया था। अल्ताफ हुसैन ने उस पर तहरीक इंसाफ को धमकियाँ दी थी, और उस पर तहरीक इंसाफ को जो धमकियाँ दी गई, तहरीक इंसाफ ने लंदन में शिकायत की थी। मगर 1 साल बाद नवाज शरीफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर उसी MQM से मदद मांगी गई थी। भाई साहब, मेरी एक दरख्वास्त ये थी, ये PTV के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा ठीक है। Because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो जो joint session पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले resign करे। अच्छा, रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी कि MQM वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ, हम इंतजार करते रहे, 2:30-3 बजे तक फोन आया नहीं। मगर खास तक तय हो गई थी कि प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना था। फारूक सरकार से भी काफी तफसील ट्राई कर लें, क्योंकि आज भी आपका You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. Yes, तो बात है देर ऑन। ठीक है, करता हूँ। बाद में जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर बन गए तो वसीम बदामी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी पूरी बात नशर नहीं की गई। उनसे PTV हमले के हवाले से सवाल किया गया। सारे के सारे मामला अब सामने आ रहे हैं। अली जैदी साहब को हमने बार बार दावत दी, वो तो नहीं आए। मजहर अब्बास साहब सीनियर साथी और तजियाकार जो कराची के मामला को बहुत करीब से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी इनकार नहीं कर सकती 2011 तक जो कुछ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने किया, मिर्ज़ा साहब खुद तो कह रहे हैं कि मैंने खुद किया, मगर जो कुछ हालात वाक़यात हो रहे थे वो आपने भी देखे। उसके बाद हल्फ लेना और ये सारे के सारे मामला और जाना 2013 के इलेक्शन जीतने के बाद। मगर ये एग्जैक्टली क्या होता है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा छोड़ते हैं, नाराज़ होते हैं, तो उज़ैर बलोच भी नाराज़ हो जाता है, फिर सारी पार्टियां तहरीक इंसाफ से में जाती हैं, नून लीग और MQM के जी उज़ैर बलोच, ये क्या हो रहा था उस वक्त? जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अलग हुए तो जाहिर है उज़ैर बलोच अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे, क्योंकि ऑपरेशन का इम्कान था। और आपको याद है कि उसी दौरान कराची बदअमनी केस इफ्तिखार चौधरी सुओ मोटो ले चुके थे, और ये जो भी ऑपरेशन हुआ उसकी डायरेक्टिव इफ्तिखार चौधरी ने दी थी कि लियारी और पूरे कराची में क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए।
और बाकायदा उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शन दी थी, क्योंकि उसी दौरान ये रिपोर्ट सबमिट हुई इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिसमें उन्होंने पीपल्स अमन कमेटी को पीपल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग कहा, तंजीमी कमेटी को MQM का मिलिटेंट विंग कहा, इसी तरह ANP, जमात इस्लामी, सबके नाम आए थे। जमात इस्लामी ने इसको बाद में चैलेंज किया था इस चीज़ को। तो वो डायरेक्शन अपनी जगह मौजूद थी। और उसके बाद कराची बदअमनी अमल दरामद केस हुआ, तो उस वक्त तक उज़ैर बलोच जो है वो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और जरदारी साहब के वो ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने पार्टी भी छोड़ दी है, तो उज़ैर के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो जो है उस वक्त वहाँ जरदारी साहब की मुखालफत करते। फिर ये जो इस वक्त अली जैदी साहब या हबीब जान बात कर रहे हैं PTI के हवाले से, 2013 के इलेक्शन के बाद PTI ने कराची में पॉलिटिक्स को तेज़ किया था। लियारी के इख्तलाफात का उन्हें पीपल्स पार्टी के डिवीज़न का अंदाज़ा था। उन्होंने इन रोड करने की कोशिश की। शकूर शाद पीपल्स पार्टी के जो बाद में PTI को ज्वाइन किया और उनके MNA भी बने, शकूर शाद भी वहाँ से MNA बनना चाहते थे। और शकूर शाद और उनके सपोर्टर्स ने ये पोजीशन ली थी कि जी लियारी में किसी को भी टिकट दिया जाए, लेकिन उस शख्स को टिकट दिया जाए जो लियारी में रहता है। यानी उनकी मुखालफत नबील गबोल से थी कि वो MNA बनते हैं लेकिन लियारी में नहीं रहते। तो ये पीपल्स पार्टी के डिफरेंसेस थे। तो PTI ने जब वहाँ पॉलिटिक्स शुरू की तो ये PTI के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उज़ैर या किसी एक गैंग को, क्योंकि गैंग वॉर स्ट्रॉन्ग हो गया था, कि किसी ना किसी की सपोर्ट हासिल करते। तो हबीब जान के बकौल उन्होंने इसीलिए PTI की सपोर्ट करने की फैसला किया, क्योंकि वो हर सूरत में और उज़ैर की डायरेक्शन के तहत कि हर सूरत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को उन्हें हराना था, ताकि वो अपना जो होल्ड है वो कंसोलिडेट कर सकें। PTI के लीडर्स जो है वो ये चाहते थे कि अगर हमने यहाँ से वोट लेना है तो हमें किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की सपोर्ट तो हासिल करनी पड़ेगी। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि PTI जब वहाँ एहतजाजी धरने वगैरह प्रेस क्लब के, तो वो शकूर शाद, क्योंकि उज़ैर के साथ वो लोग भी थे जो पॉलिटिकल लोग भी थे, जिस तरह मैंने कहा कि ज़फ़र बलोच वगैरह, ज़फ़र बलोच का तो फिर बाद में मर्डर हो गया था, लेकिन और भी पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों के पास चॉइस नहीं रही थी। मतलब यानी कि जो हबीब जान और JIT ये दोनों चीज़ें अली जैदी सामने लाए हैं, तो ये जो तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहे हैं ये कितना सच कह रहे हैं? इस हद तक तो दुरुस्त हैं कि उनके राब्ते भी थे, वो उधर जाते भी थे। और मैंने खुद हबीब जान से ये बात मालूमात हासिल की थी उस चीज़ में। और फैसल वाडा साहब ने इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं किया। एक टॉक शो में मैं उनका सुन रहा था कि जी इस तरह PTI के लोग या हबीब माफ़ कीजिएगा हबीब जान वगैरह नहीं आते थे, लेकिन कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात वगैरह पे इमरान इस्माइल डिनाई कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में जब PTI कराची में कैंपेन कर रही थी, कैंडिडेट्स का वो कर रही थी, तो लियारी के मामले में ये ज़रूर हुआ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उज़ैर से रब्ता किया, उसके हिमायतियों से रब्ता किया और शकूर शाद की सपोर्ट की बात की। शकूर शाद ने खुद नहीं किया। बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, इस हवाले से अपना तजिया दे रहे थे, अपनी मालूमात शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम एक ब्रेक, एक और आम खबर पर बात करेंगे।